अजीत नाम का एक गरीब आदमी सड़क के किनारे एक टूटा फूटा ढाबा चलाता था। ढाबे की छत टपकती थी, बेंचें टूटी हुई और गैस सिलेंडर कभी भी खाली हो जाता। लेकिन अजीत का दिल बहुत बड़ा था। भाई साहब, अगर जेब में पैसे कम है तो चिंता मत करना, पेट भर जाना चाहिए। पैसा बाद में दे देना। हर दिन वो गरीब मजदूरों, बच्चों और यात्रियों को अपने ढाबे पर मुफ्त या उधार पर खाना खिलाता था। लोग उसे पागल कहते थे। अरे अजीत का ढाबा नहीं, दानशाला है, इससे बिजनेस थोड़ी चलेगा। लेकिन अजीत सिर्फ एक ढाबा नहीं चला रहा था, वो उम्मीद चला रहा था। एक युवा अनजान लड़की अचानक ढाबे पर आती है, पसीने से लथपथ। भैया, कुछ खाने को मिलेगा क्या? पैसे नहीं है, लेकिन बहुत भूख लगी है। बिल्कुल मिलेगा बहन, तू बैठ। पैसे का क्या है, वो तुम कभी भी आके उधार दे जाना। चारू ने बताया कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, उसके पास खाने रहने तक की जगह नहीं है। ये सुन अजीत ने उसे खाना दिया और यहीं से एक नया मोड़ कहानी में आया। चारू ढाबे पर रहना शुरू कर देती है, खाना बनाती है, सफाई करती है और ग्राहक सेवा में दिल से लग जाती है। धीरे धीरे ढाबे की पहचान बनने लगती है। भाई साहब, इस ढाबे का राजमा चावल तो लाजवाब है। हाँ, इस लड़की के हाथ में तो स्वाद है। एक महीने में ढाबा चलने लगता है, ग्राहक बढ़ने लगते हैं। अजीत और चारू की जोड़ी काम में जान डाल देती है। लेकिन बदलते वक्त और हालात के साथ ही साथ कुछ बदला तो वो थी किसी की नीयत। अजीत की नीयत में अब खोट आने लगा था। फिर कहानी ने लिया एक नया मोड़। भैया, अब 1 महीना हो गया है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे मेरी तनख्वाह दे दो। क्या तनख्वाह? खाना, रहने की जगह और काम, इतना सब मिल रहा है, अब पैसे भी चाहिए? भैया, हमने दिल से काम किया है, दिन रात एक कर दिए हैं, मेहनत का हक तो बनता है ना। तू बस एक लड़की है जिसे हमने सड़क से उठाया है। तुझे मैंने रहने को छत और खाने को 2 वक्त का खाना दिया और तू मुझसे पैसे मांग रही है। पहले उन सब का हिसाब कर, फिर आगे की बात करना। अब तो निकल यहां से। चारू सन्न रह जाती है। जिस इंसान ने उसे सहारा दिया वही अब उसे ठुकरा रहा था। वो चुपचाप ढाबा छोड़ देती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, कहाँ जाए। उसके दिलो दिमाग ने मानो काम करना बंद कर दिया हो। चारू अब टूट चुकी थी, लेकिन हार नहीं मानी। उसने नजदीकी एक पुराना गोडाउन किराए पर लिया, खुद झाड़ू पोछा किया, पुराना तवा खरीदा और एक बैनर लगाया। मैं फिर से शुरू करूंगी, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। हाँ, मैं फिर से शुरू करूंगी। शुरू में ग्राहक कम आए, लेकिन उसके हाथों का स्वाद और मेहनत ने जादू कर दिया। क्या बात है बहन, तुम तो होटल वालों को भी पीछे छोड़ रही हो। धीरे धीरे उसका ढाबा मशहूर होने लगा। एक यूट्यूबर ने जब उस पर वीडियो बनाया तो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब मानो तो चारू सोशल मीडिया स्टार बन गई थी। दूर दूर से लोग उसके खाने का स्वाद चखने आते और बिना तारीफ किए नहीं जाते। अजीत का ढाबा अब सूना था, कोई ग्राहक नहीं। अजीत अपने ढाबे पर बैठकर मक्खी मार रहा था। उसे चारू की बहुत याद आ रही थी। दिल में कहीं ना कहीं अपने किए की उदासी भी थी। वो एक दिन चारू के पास आता है। चारू, माफ कर दे बहन, उस दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तूने जो किया वो किसी ने नहीं किया। भैया, आपसे नफरत तो नहीं है, लेकिन अब मैं किसी की रहमो करम पर जीना नहीं चाहती। मैं अपने दम पर अपने आप को बनाना चाहती हूँ। मैंने तुझे गलत समझा, क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? भैया, मैं अपने रास्ते पर चलना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं भूल सकती। अजीत नम आंखों के साथ वहां से उसको अलविदा कहकर अपने रास्ते निकल जाता है और चारू फिर से काम में जुट जाती है। अब चारू की जिंदगी लेती है एक हसीन मोड़। उसके ढाबे पर एक दिन उससे कोई मिलने आता है जिसका नाम रोहन होता है। चारू की आंखों में चमक थी, मानो वो उसे पहले से जानती हो, क्योंकि वो उसके ढाबे का रेगुलर कस्टमर था जिससे चारू की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। मैं हर दिन छुपकर तुम्हारे ढाबे पर आता हूँ, सिर्फ तुम्हारा खाना खाने और तुम्हें देखने। तुम्हें जो ताकत है वही असली खूबसूरती है। क्या मतलब? मैं एक रेस्टोरेंट चेन का मालिक हूँ,
लेकिन तुमसे मिलकर समझ आया असली स्वाद मेहनत में है। क्या तुम मेरे साथ मिलकर काम करोगी, या शायद शादी भी? आपको तो ढाबे का खाना और ढाबे वाली लड़की दोनों चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही समझी। चारू और रोहन की शादी हो जाती है। शादी के बाद रोहन चारू के लिए एक खास ढाबा बनवाता है जिसमें किचन में एसी होता है, स्टील की फिनिशिंग, कैमरे, हाइजीन और साथ में उसके ढाबे का नया नाम, ढाबा बाय चारू। ये सब मेरे लिए, मैं विश्वास नहीं कर सकती। ये तुम्हारी मेहनत का फल है। तुमने जो किया वो किसी ने नहीं किया। चारू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो भगवान जी का शुक्रिया कैसे अदा करे। उसके मन में यही चल रहा था कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं होती। अगर इरादे मजबूत हों तो एक सड़क के किनारे वाला ढाबा एक ब्रांड बन सकता है, जो कि चारू की मेहनत और ईमानदारी ने साबित कर दिया। रोहन ने आज हिम्मत जुटाकर अपने पिता से अपने प्रेम के बारे में बताने का फैसला किया था। पापा, मुझे लड़की पसंद है, उसका नाम मीरा है, मुझे उसी से शादी करनी है। कौन मीरा? ये? पिताजी ने फोटो देखी तो उनका चेहरा बिगड़ गया। जी पापा, वो बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी है। अरे इतनी काली पतली लड़की, इसमें क्या देखा तूने रोहन? देख बेटा, शादी ब्याह में रूप रंग का भी ध्यान रखना पड़ता है, वरना समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। पापा, रंग नहीं, उसका दिल और स्वभाव ही उसकी असली खूबसूरती है। प्रेम में रंग रूप नहीं, आत्मा देखी जाती है। हाँ ठीक है, मगर लोग क्या कहेंगे? माँ, लोगों के लिए जीना है या अपनी खुशी के लिए? मैं मीरा से प्रेम करता हूँ, बस। रोहन की बात सुनकर पिताजी खुश नहीं थे, लेकिन बेटे की जिद के आगे हार गए। ठीक है, अगर मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूं, बाकी तेरा जो मन करे वो कर। रोहन ने अपनी पसंद से शादी कर ली। वहीं आज मीरा की पहली रसोई थी। वो बहुत घबराई हुई थी। उसने अपने काले लंबे बालों का जूड़ा बनाया और लग गई रसोई में खाना बनाने। अरे ये क्या, दाल में बाल? भगवान, मेरी पहली रसोई है, तुम बस साथ देना मेरा, आज सबका दिल जीतना है मुझे। मीरा ने बड़े प्यार से सबके लिए खाना बनाया, लेकिन रसोई में काम करते समय उसका एक बाल दाल में गिर गया, जिसे उसने देखा नहीं। देखो, मैंने कहा था ना, इस लड़की से घर नहीं चलेगा। अब देखो, पहले ही दिन गंदगी। अचानक पिताजी की आवाज से सबका ध्यान गया। दाल की कटोरी में एक लंबा बाल तैर रहा था। छे, कितनी गंदगी है, खाना कैसे खाएं अब? सुनो बहू, कल ही अपने बाल कटवा लेना, घर की साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। माफ करिए पिताजी, गलती हो गई मुझसे, मैं दोबारा बना देती हूँ। बेटी, इतने लंबे बाल रखोगी तो ये सब तो होगा ही। घर में काम करने वाली औरत के इतने लंबे बाल ठीक नहीं। पापा, एक गलती के लिए इतना बड़ा फैसला? मीरा के बाल उसकी खूबसूरती हैं। तो चुप रह रोहन, घर की औरत को साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाल उसकी पहचान थे। तभी रोहन बोला, मीरा, तुम अपने बाल मत कटवाना, ये तुम्हारी पहचान है। पिताजी माफी चाहती हूँ, आगे से ध्यान रखूंगी, लेकिन मैं अपने बाल नहीं कटवा सकती, मुझे इनसे बेहद प्यार है। प्यार से पेट नहीं भरता बेटी, घर का काम करना है तो थोड़ा सफाई और ध्यान लगा के करो। उस दिन के बाद से मीरा बहुत परेशान थी। सासू माँ रोज उसे बाल काटने को कहती। एक रात वो अपने बालों में तेल लगा रही थी और सोच रही थी। माँ कहती थी, औरत के बाल उसकी शक्ति है, मैं इन्हें नहीं कटवाऊंगी। अचानक नीचे से आवाज आई। मीरा को लगा कि कोई घर में घुसा है। उसने हिम्मत की। कौन है वहाँ? हाँ, कहीं कोई चोर तो नहीं? मीरा ने अपने लंबे बालों को कसकर बांधा, फिर एक डंडा उठाकर धीरे धीरे नीचे गई। भगवान, अगर कोई चोर है तो मुझे हिम्मत देना। चोर धीरे से अलमारी खंगाल रहा है और सामान ढूंढते हुए बोला, यहाँ पैसे कहाँ रखे होंगे? अरे, सारी कीमती जेवर कहाँ रखती है इन कमबख्तों ने? कौन हो तुम? हाँ, और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे, तू कौन है? आवाज मत निकालना वरना खराब होगा। यहाँ चोरी करने आया है, मैं चिल्लाऊंगी। अगर एक भी आवाज निकाली तो इस चाकू से काट दूंगा, समझी? मीरा घबरा गई, लेकिन उसने अपने बालों की तरफ देखा। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। अचानक से रोने की एक्टिंग करते हुए, भाई साहब, मैं गरीब औरत हूँ, यहाँ कुछ नहीं है, मेरे पास बस ये काले लंबे बाल हैं जिन्हें घर वाले भी पसंद नहीं करते। क्या बोल रही है? पैसे गहने कहाँ हैं? भाई, अगर चाहो तो ये बाल काट कर ले जाओ, बाजार में बिक जाएंगे, यहाँ कुछ और नहीं है।
पागल है क्या? बाल लेकर क्या करूंगा मैं? यही तो मीरा चाहती थी। जैसे ही चोर लापरवाह हुआ और हंसा, मीरा ने अपनी तेजी दिखाई। अब दिखाती हूँ इन बालों की ताकत। अरे ये क्या, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मीरा ने चतुराई से अपने मजबूत लंबे बालों को चोर की आंखों और गले के चारों तरफ लपेट दिया। चोर का दम घुटने लगा। ये है मेरे काले लंबे बाल, तुझे लगता था ये कमजोरी है? मीरा डंडे से चोर के हाथ पर चाकू मार के गिरा देती है। अरे अरे छोड़ छोड़ दो मुझे, गलती कर दिया मैं तो, छोड़। गलती? चोरी करने आया था ना, अब भुगत। चोर बिल्कुल बेबस हो गया था। मीरा के बाल इतने मजबूत थे कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। सब उठो, चोर है घर में, जल्दी आओ, यहाँ एक चोर है। दीदी माफ कर दो, मैं गलत था। अब दीदी याद आ गई। जब चाकू लेकर डरा रहा था तब क्या लगी थी मैं तेरी? सब जाग जाते हैं और नीचे दौड़ आते हैं। जब उन्होंने देखा कि मीरा ने अपने बालों से चोर को बांध रखा है तो वो हैरान रह गए। मीरा, मीरा, तुम ठीक हो? ये क्या हो रहा है? बहू, ये क्या किया तूने? पिताजी, इसने घर में चोरी करने की कोशिश की और देखिए, जिन बालों को आप बोझ समझते थे उन्हीं से मैंने इसे पकड़ा है। साहब, आपकी बहू ने मुझे इन बालों से ऐसा फंसाया कि मैं हिल ही नहीं पा रहा। अरे तेरे इन बालों में इतनी ताकत है? बेटी, हमने तुझे ये बाल काटने को कहा था, माफ कर दे हमें। माँ जी, आप सब ने कहा था ये बाल गंदगी लाते हैं, आज इन्होंने घर को बचाया है। मीरा, तुम्हारी ये बाल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब आज के बाद कोई तुमसे बाल कटवाने को नहीं कहेगा। बहू, तूने आज मेरी आंखें खोल दी। तेरी ये काले लंबे बाल तेरी असली पहचान है। अरे फैमिली मेल मिलाप खत्म हो गया हो तो कोई मुझे इस बालों से छुट्टी दिलाओ, वरना मैं यहीं मर जाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। तुम जल्दी ही आराम से जेल जाओगे। पुलिस आके चोर को पकड़ लेती है। उस दिन के बाद घर में किसी ने मीरा से बाल काटने को नहीं कहा। पिताजी को एहसास हुआ कि वो गलत थे, लेकिन मीरा की असली परीक्षा अभी बाकी थी। शादी के कुछ दिन बाद रोहन और मीरा दूसरे शहर घूमने जा रहे थे। दोनों बस में बैठकर खुशी से बातें कर रहे थे। मीरा, कितना अच्छा लग रहा है ना, पहली बार साथ में कहीं जा रहे हैं। हाँ, और मैं इसलिए भी खुश हूँ कि पापा जी ने भी खुशी से भेजा है। अचानक बस रुक जाती है। बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। 3 डकैत बंदूक लेकर बस में चढ़ते हैं। अरे सब नीचे बैठ जाओ, जो भी हिला डोला सीधा उसका काम तमाम। बस में मौजूद सभी यात्री डर जाते हैं। बच्चे रोने लगते हैं, औरतें घबरा जाती हैं। जल्दी जल्दी सब अपने पैसे निकालो, गहने निकालो। मीरा, मेरे पीछे रहो। नहीं रोहन, आज मैं दिखाऊंगी कि औरत कमजोर नहीं होती। ये मेरे बाल, माँ कहती थी, ये मेरी ताकत है। मीरा ने अपने लंबे बाल धीरे से खोले और एक योजना बनाई। भाई, मैं अपने सारे गहने दे देती हूँ, बस किसी को नुकसान मत पहुँचाना। हाँ, जल्दी निकाल। जैसे ही डकैत का मुखिया मीरा के पास आया, मीरा ने तेजी से अपने मजबूत लंबे बालों से उसकी आंखों पर मारा और बंदूक छीन ली। उसके बाद एक जाल की तरह डकैत को फंसा गए। बंदूक छीनकर बालों से डकैत की गर्दन को जकड़ लिया। अब तुम तीनों हाथ ऊपर करो, बहुत हुआ तुम लोगों का। ये लड़की, इसके बाल। मीरा का साहस देखते हुए रोहन ने दूसरे डकैतों को भी बांध दिया। पूरी बस में तालियों की आवाज गूंज गई। वाह बहन जी, आपके बालों ने आज सबकी जान बचा दी। मीरा, तुम्हारी ये बाल, उफ, कितने सुंदर और कितने काबिल हैं कि सारे डकैत ढेर कर दिए। वाह मेरी शेरनी। बस ड्राइवर ने तुरंत पुलिस को फोन किया। सभी यात्री मीरा की तारीफ करने लगे और उसके बालों को देखकर हैरान थे। वही इस घटना के कुछ दिन बाद पुलिस अधिकारी और सरकार के लोग मीरा को सम्मानित करने आए। मीरा जी, आपकी बहादुरी के लिए सरकार आपको वीरता पुरस्कार देना चाहती है। आपने न सिर्फ अपने घर की रक्षा की, बल्कि बस के सभी यात्रियों की जान बचाई। और खास बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है किसी महिला ने अपने बालों का इस्तेमाल करके ऐसा किया। इस नए तरीके और बहादुरी के लिए सरकार आपको सम्मान देगी। बेटी, मैं माफी चाहता हूं। मैंने तुझे सिर्फ रंग से देखा था, तेरे बालों को बोझ समझा था। पिताजी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। नहीं बेटी, मैं गलत था। मैंने तुझे तेरे रंग और पर्सनैलिटी से तुझे जज किया और कितनी बार तुझसे बालों को काटने के लिए बोला, जबकि तेरे ये काले लंबे बाल, ये तेरी असली ताकत है। तेरा साहस, तेरा चरित्र, तू सच में हीरे से भी कीमती है। पापा, मैंने कहा था ना कि असली खूबसूरती दिल में होती है, और मीरा के ये बाल उसकी शक्ति हैं। बेटी, मैंने तुझसे बाल काटने को कहा था, मुझे माफ कर दे। तेरे बालों ने आज हम सबकी इज्जत बढ़ाई है।
पिताजी, ये बाल सिर्फ बाल नहीं है। माँ कहती थी कि औरत के बाल उसके आत्मविश्वास का प्रतीक है। आज मैंने साबित कर दिया कि ये मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। बेटी, आज मुझे समझ आया कि सुंदरता चेहरे में नहीं, कामों में होती है। तू मेरी बेटी है, मेरा गर्व है। तेरी ये लंबे बाल तेरा गहना है। प्रेम में रंग नहीं, भावनाएं देखी जाती हैं, और मीरा के बालों में छुपी ये ताकत ने सबको दिखा दिया। सभी खुशी से गले मिले। मीरा ने अपने लंबे काले बाल हवा में लहराए। आज वो साबित कर चुकी थी कि उसके लंबे बाल उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है।